हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है तथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्राएं आदि। पालमपुर की कहानी से हमें पता चलेगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ सब चलती हैं, मोटर्स बाइक्स, जीप्स, ट्रैक्टर इत्यादि। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 फैमिलीज रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के लोग हैं, लगभग 80%, और 20% लोग हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। जो भूमि के स्वामी हैं उनके मकान हैं अच्छे बने हुए हैं, ईंट सीमेंट से बने हुए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है और वो गांव के एक कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है और खेतों में सभी तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे पानी का साधन, और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो वहाँ पे नल वगैरह बहुत लगाए हुए हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल और एक प्राथमिक विद्यालय। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहाँ पे रोगियों का उपचार होता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव की विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। और भारत के जो गांव हैं उनमें खेती उत्पादन की ही प्रमुख गतिविधि है और अन्य उत्पादन गतिविधियों में से जैसे गैर कृषि क्रियाएं उनको कहा जाता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि भी इसमें शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानेंगे और इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर हम विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, और दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य, मेहनत के काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करना है। तीसरी आवश्यकता होती है वो है भौतिक पूंजी। इसका मतलब उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? औजार, मशीन, भवन, औजारें तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, कंप्यूटर आदि सभी आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्ष लग जाते हैं और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग
किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसों के कार्यशील पूंजी कहा जाता है। औजारों और मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है कि आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए आपको ज्ञान और उसके उद्यम की जरूरत पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहा जाता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी ही कहेंगे। पालमपुर में खेती। पहला पॉइंट है आपका, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाइयां हैं और खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुएं स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ भूमि बंजर भूमि, मतलब जिस पे कोई खेती नहीं की जाती है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार पैदा करने का कोई तरीका हो सकता है। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए यूज़ में लाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम में रबी की फसलें जैसे गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं को किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है और गन्ने की जो कटाई है वो साल में एक बार होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ पानी की अच्छी सुविधा है। पालमपुर में बिजली भी बहुत अच्छी आती है और इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा है कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई है। तब तक किसान कुओं से जो पानी खींच के खेतों की सिंचाई करते थे वो बहुत कठिन था, लेकिन लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र को सींचा जा सकता है। प्रारंभ में कुछ नल सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगा लिए थे। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में मध्य 200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होने लगी थी। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। कौन सी फसल कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में तो पढ़ ही चुके हो। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर आपको एक सारणी बनानी है। आप सभी को पता है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे पास के गांव में किस तरीके की फसल उगाई जाती है, एक साल में कितनी फसल उगाई जाती है, उसके आधार पर आपको एक सारणी बनानी है।
आपने देखा है कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है और दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 में खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया गया था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत बहुत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का भी इस्तेमाल करते थे। यह सब किसानों के पास तत्कालीन ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा बीज उगाए जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा बढ़ गई थी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती की आधुनिक तरीके को सबसे पहले प्रयोग में लाया और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कराया था। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर, फसल गहाने के लिए मशीनें, जुताई कटाई के काम को तेज कर दिया है और उन्हें इनसे गेहूं की फसल बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगी थी। पालमपुर में भी परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध हो गई थी। चलो हम कुछ पॉइंट्स पे अब डिस्कस करते हैं। बहुविधि फसल मैंने आपको पहले ही बताया था हम किसे कहते हैं। बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में अंतर क्या है, सोचिए, डिस्कस कीजिए और नोट्स लिखिए। दूसरा, आपका जो चैप्टर है इसका पेज नंबर 5 पे आपको एक यहाँ पे टेबल दी हुई है और इसमें बताया गया है कि भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे एक आरेख बनाइए और क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई, इस पर आप विचार विमर्श कीजिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब देखते हैं हम क्या धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, हम सब जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की हमें जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों में अधिक प्रयोग में मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत ही मुश्किल है और कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखरेख भी करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, किस तरीके से बटी हुई है। आपने यह जान लिया है कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है।
पालमपुर में 450 फैमिलीज़ के पास ही है। लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास तो भूमि ही नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं, मीन्स गरीब हैं। बाकी परिवारों में से 240 फैमिलीज जिनके पास भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं मिलती है। 1960 में कृष्ण गोविंद के पास 2.25, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, बुक में दिया हुआ है, 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद नाम का जो बंदा है वो अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता है, जबकि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे हैं, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस जो उन्होंने रखी हुई है उसके होने से भी कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहे हैं। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके 3 पुत्रों में बढ़ जाती है, तो प्रत्येक के पास कितना आता है? 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के जो बेटे हैं उन पे जमीन से गुजारा हो ही नहीं सकता। वर्ष के कुछ भाग में इन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ेगा। तो आप इस एग्जाम्पल से कुछ समझ रहे हो कि जो भूमि है वो तो लिमिटेड है और किस तरीके से जो भूमि बढ़ती जा रही है और उसके छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ रही है, जिससे गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल है। जो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है आपको 1.5 में, आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख रहे हो। इन पर छोटे किसान खेती कर रहे हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोल और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भी भूमि है। 5th पॉइंट आपका आता है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं और इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है 1.7, इसको आप रीड कीजिए, बहुत इजी डिस्कस है, यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। फसल पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद और वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी दे दिया जाता है। मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक फसल से दूसरी फसल खेती में एक से दूसरे कृषि कार्यों के लिए अलग अलग करते रहते हैं। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं हैं और खेत में काम करने वाले श्रमिकों या तो दैनिक मजदूरी मतलब डेली वेजेस के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है और सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपीज़ निश्चित किया गया है, लेकिन डाला का मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम कर लेते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो आपने डिस्कस में पढ़ा होगा, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं। 6th पॉइंट दिया हुआ है कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप
पहले ही देख चुके हो कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए कर्जा भी उठा लेते हैं, और ऐसा कर्जा ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्जा चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट भी सहने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और इस तरह वे आवश्यक पूंजी व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी इनके बारे में डिस्कस किया है। आइए अब हम कुछ नीचे दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतीहर मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवार से होंगे या फिर वो दलितों में से होंगे। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। इस तरीके से आपको जितने भी इसमें ब्लैंक दिए हुए हैं उनको उचित उसमें जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है अभी पढ़ाया है वह रिक्त स्थान फिल कीजिए। 7 पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री कैसे होती है। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई भी करता है। इस तरीके से तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया था और बाद में उसने इस पैसे का उपयोग करके कुछ अपना कर्जा जो उसने लिया हुआ था वो भी चुका दिया था, जिन्हें कर्जे की आवश्यकता थी। उसने बचत का प्रयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी रख लिया था और इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना भी बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी की वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मझोले किसान भी खेतों के अधिशेष कृषि उत्पादकों को इसी तरीके से बेचते हैं और कमाई के एक भाग को अगले मौसम की पूंजी की व्यवस्था के लिए इसी तरीके से बचा के रखते हैं और इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। और कुछ किसान बचत का प्रयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने और दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे कि इन सब को गैर कृषि कार्य के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं अब हम देखेंगे कि क्या है। हमने अभी देखा है कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं के पर भी विचार करेंगे। पहला है डेयरी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपने पशुओं को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के गांव रायगंज में बेच देते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जा रहा है। सेकंड पॉइंट है
पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर भी किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। थर्ड जो गैर कृषि का है वो है आपका पालमपुर की दुकानदारी। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखोगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन सब कुछ मिलता है। कुछ परिवारों ने इनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक छोटे से भाग में ही दुकान को खोला हुआ है और वे खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है जो गैर कृषि कार्य है कि परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शे वाले, तांगे वाले, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर आदि। परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ी चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें कुछ पैसा मिलता है। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसकी जो समरी है वो आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। और बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको कल सेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।